थैलेसीमिया माइनर के बारे में यूजुअली जो कॉन्सेप्ट है या डॉक्टर्स भी गाइड करते हैं वो ये है कि इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत कोई नहीं है, कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। जबकि ये बात ठीक नहीं है। इसको भी न्यूट्रिशनल केयर की और माइक्रो न्यूट्रिएंट सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। थैलेसीमिया माइनर जो है वो यूजुअली तो एविडेंट नहीं होता। थैलेसीमिया माइनर में हमने 17-18 ग्राम्स तक भी हीमोग्लोबिन्स देखी हैं और 2-3 ग्राम से भी देखी हैं। ये इसका पता कब चलता है कि पेशेंट को थैलेसीमिया माइनर है? या तो फैमिली हिस्ट्री होती है, पता होता है कि वो बच्चों को टेस्टिंग करते रहते हैं और वो पता चल जाता है। दूसरा पता उस वक्त चलता है बच्चे के जो इनबॉर्न स्टोर्स होते हैं वो 6-7 महीने की एज में ख़त्म होते हैं और उसमें आयरन डेफिशिएंसी डेवलप होना शुरू होती है। आयरन डेफिशिएंसी डेवलप होते होते वो 2 साल की एज तक बच्चा बिल्कुल ज़ीरो हो चुका होता है। हीमोग्लोबिन उसकी 2-3-4 तक पहुंच चुकी होती है और उस वक्त बच्चे की वो टेस्टिंग होती है और अगर किसी अच्छे डॉक्टर के पास चला जाए तो वो उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा लेता है और उसके बाद फिर वो डायग्नोज हो जाता है। बाज़ का उस सूरत में भी डायग्नोज नहीं होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन इतनी कम हो चुकी होती है, हर किस्म की हीमोग्लोबिन जो है वो बनना कम हो चुकी होती है आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। तो उससे ये होता है कि जो हीमोग्लोबिन A2 जो कि हॉल मार्क है इसकी डायग्नोसिस का, वो भी कम हो चुकी होती है और उसकी विंडो बड़ी बारीक सी है कि 3.4 या 3.5 से अगर नीचे है तो नॉर्मल है, अगर 3.4 या उससे ऊपर है तो वो थैलेसीमिया माइनर है। तो उसके डायग्नोस्टिक पिटफॉल्स अलग से हैं, उसको हम अलग से देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये उसकी ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट के हवाले से मैं ये बातें कर रहा हूँ। तो उसमें ये होता है कि उस वक्त आयरन डेफिशिएंसी प्लस जो थैलेसीमिया माइनर है वो दोनों मिल के उसका कंबाइंड इफेक्ट होता है और हीमोग्लोबिन बिल्कुल कम हो जाती है। अच्छा, ये जो बच्चे इस एज में मिस कर जाएं वो बच्चे फिर एडोलिसेंस की एज पर फीमेल जो बच्चे होते हैं वो जब उनको मेनार्की होती है, उनकी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग शुरू होती है, उस वक्त उनको आयरन डेफिशिएंसी डेवलप होना शुरू होती है। तो उस वक्त उनको जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट सपोर्ट और उनकी डायग्नोसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस उस वक्त करवाया जाता है, तो उस वक्त बच्चे डायग्नोज होते हैं। फिर तीसरा टाइम उस वक्त आता है फीमेल में के अंदर आता है, वो ये है कि जब प्रेग्नेंट होती है तो 3rd ट्राइमेस्टर में हीमोग्लोबिन ड्रेस्टिकली फॉल करती है। सारी उम्र वो बच्ची ठीक रही है, उसकी फूड और न्यूट्रिशन अच्छी रही है, लेकिन प्रेगनेंसी में फिर ज़ाहिर है कि हाइपरेमेसिस ग्रेविडा और वैसे भी इनटेक और जितने भी स्टोर्स होते हैं सारी ज़िंदगी वो ख़त्म हो चुके होते हैं। फिर ज़ाहिर है कि फीटस की रिक्वायरमेंट होती है आयरन की, तो वो जब उस लेवल पे जाती है तो 3rd ट्राइमेस्टर में हीमोग्लोबिन फॉल करती है। उस वक्त उसको आयरन की सपोर्ट दी जाती है। वो आयरन की सपोर्ट इंजेक्टेबल्स यूजुअली लगाए जाते हैं जो कि गायनी में प्रैक्टिस है। तो उसके बाद फिर वो हीमोग्लोबिन रिकवर करती है, लेकिन उतनी नहीं करती। तो प्रेगनेंसी में एनीमिया के बारे में और हम एक वीलॉग बनाएंगे कि प्रेगनेंसी में एनीमिया किन किन उसकी क्या क्या कॉजेज़ हैं। तो उससे वो जब वो इतना नीचे जाती है तो फिर वो उस वक्त डायग्नोज हो जाती है कि उस वक्त इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया जाता है और पता उसको फिर लेबल कर दिया जाता है कि शी इज़ हैविंग अ थैलेसीमिया माइनर और थैलेसीमिया ट्रेट। तो उसमें आयरन लगाने के बावजूद हीमोग्लोबिन रेज नहीं करती। तो ये है इसकी जो आप समझ लें कि एज ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ थैलेसीमिया माइनर। तो जैसे कि पहले भी मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि थैलेसीमिया की जो कैरियर स्टेट है थैलेसीमिया माइनर जिसको हम कहते हैं, वो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर तकरीबन डिफरेंट स्टडीज़ में 5 to 7% है। तो अगर इन दोनों इस सब कॉन्टिनेंट की अब पॉपुलेशन 150 करोड़ लगा लें यानी 1.5 बिलियन, तो उसमें देख लें कि ये तकरीबन 10 करोड़ के करीब लोग बन जाते हैं। 5 करोड़ टू बी प्रिसाइज, 7.5 करोड़, हाँ जी 7 से 10 करोड़ यानी कि लोग बन जाते हैं जो कि पोटेंशली थैलेसीमिया माइनर हो सकते हैं। तो कितना ज़्यादा यानी कि ये है। तो बहुत सारी जगहों पे ये रूल्स और लॉ भी पास हो चुके हैं, बिल्स पास हो चुके हैं कि शादी से पहले जो मियाँ बीवी है उसकी स्क्रीनिंग करवाई जाए और फिर उसको लेबल करके, शादी बेशक कर दी जाए लेकिन उनको लेबल किया जाए
ये है ताकि आगे उसके जो उनके बच्चों में ये थैलेसीमिया मेजर है वो ट्रांसमिट ना हो सके। थैलेसीमिया माइनर जो है उसकी मैनेजमेंट में एक ये भी चीज़ शामिल है कि उसका टाइमली डायग्नोसिस वो कैसे हो। टाइमली डायग्नोसिस उसी सूरत होगा जब आप शादी से पहले, एटलीस्ट शादी से पहले आप उसका स्पाउसेस का या टू बी स्पाउसेस का, इवन कि शादी के बाद भी किया जा सकता है, कोई इतना इशू नहीं है, तो उनका जो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट है वो आप ज़रूर डॉक्यूमेंट करें। और ताकि ये है कि जब 12th वीक ऑफ गेस्टेशन हो फीमेल का, अगर दोनों मियाँ बीवी कैरियर्स हैं, तो बच्चे का CVS के ज़रिए किया जा सके, थैलेसीमिया मेजर की उसकी ट्रांसमिशन को डायग्नोस किया जा सके, ताकि फ़ैसला किया जा सके कि म्यूटेशंस किस किस्म की हैं, साइलेंट हैं या माइल्ड हैं या मॉडरेट हैं, तो उस लिहाज से प्रेगनेंसी का फ़ैसला किया जाए। तो ये है उसका। बाकी इसकी सपोर्ट वही है, इसमें भी आपको आयरन आपको बिल्डअप करना पड़ता है, विटामिन D, विटामिन आयरन, B12 एंड पायरिडॉक्सिन, ये 3 विटामिन आपको हीमोग्लोबिन और ब्लड सेल्स को मेंटेन करने के बिल्डअप करने पड़ेंगे। उसके अलावा विटामिन D, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन A और दीगर जो दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं लाइक कैल्शियम है, फॉस्फेट है, इनको मेंटेन करना पड़ता है। तो ये था थैलेसीमिया माइनर के हवाले से। तो बाकी क्वेश्चन आंसर्स के अंदर बाकी ये है कि जब एमरजेंसी हो, यूजुअली जब 3rd ट्राइमेस्टर होता है, तो उस वक्त बाज़ औक़ात आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ भी जाना पड़ता है। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी अगर वो C-सेक्शन में जा रहा है पेशेंट, तो आपको उसमें जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो भी करना पड़ता है बाज़ औक़ात। तो लेकिन उसके लिए आप अपने हेमाटोलॉजिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करें। उसकी कंसल्टेशन के बग़ैर आप थैलेसीमिया माइनर का जो पेशेंट है उसको आप ना इंटरवीन करें। डिलीवर या जो भी आपने C-सेक्शन करना है वो ना करें या पेशेंट ना करवाए। हेमाटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, वो आपको जो भी आपको रेसिपी दे, चाहे वो आयरन की दे, माइक्रोन्यूट्रिएंट सपोर्ट की दे, या फिर वो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की दे। तो इसमें चूँकि जो प्रेजेंटेशन होती है वो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक होती है, तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक यूजुअली आयरन डेफिशिएंसी लिया जाता है, तो सिर्फ आयरन की दे के तो उसको हीमोग्लोबिन को बिल्डअप करने की कोशिश की जाती है। इस सूरत में आपको B12, विटामिन B12 और पायरिडॉक्सिन और फॉलिक एसिड ये लाजमी देने हैं साथ आयरन के, उसके बगैर हीमोग्लोबिन बिल्डअप नहीं होगी, सस्टेन नहीं करेगी। तो और उसके अलावा ये है कि इसके जो डायग्नोस्टिक पिटफॉल्स हैं वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और मज़ीद भी देखेंगे। बाकी आयरन डेफिशिएंसी के हवाले से जो है वो एक अलग से वीलॉग आएगा कि आयरन डेफिशिएंसी दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉमन जो डेफिशिएंसी है वो है। तो बाकी जो है बाकी क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो के नीचे जो आएंगे वो हम इंशाल्लाह उनका जवाब देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर फॉलोइंग एंड व्यूइंग एंड सपोर्टिंग।